एंड इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, तो कैसा मॉडल है? दिस इज एक्चुअली अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है और ये एक प्रकार का मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि एक प्रकार का मैथमेटिकल मॉडल है और ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, तो इसका सीन क्या है देखो। तो जब भी हम बोल रहे हैं कि मैथमेटिकल मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, तो दिस मॉडल बेसिकली केम कब? आफ्टर डी ब्रोगली, एंड दिस मॉडल ऑल्सो केम आफ्टर हीजनबर्ग या हाइजनबर्ग। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? So this model came after de Broglie principle और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस मॉडल ने क्या कहा? इस मॉडल ने ये बोला, इसने बोला कि भाई देखो, अगर हम बोहर के एटम की बात करें तो बोहर के एटम के हिसाब से क्या सीन है? बोहर के एटम के हिसाब से बीच में न्यूक्लियस है और देर आर वेल डिफाइंड पाथ्स। देर आर वेल डिफाइंड पाथ्स जिन पे क्या है? देर आर वेल डिफाइंड पाथ्स जिन पे क्या है, मुझे बताइए। जिन पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर, on which electrons are moving, on which electrons are moving, am I right or not? तो जिन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड पाथ। अब यहाँ मेरे पास क्या है? दिस इज गोइंग टू बी माय के शेल, दिस इज गोइंग टू बी माय एल शेल, दिस इज गोइंग टू बी माय एम शेल। यस और नो? हमारे पास एम शेल है। तो ये बोहर का मॉडल था, लेकिन क्योंकि जब हीजनबर्ग आया तो हीजनबर्ग ने बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट लोकेशन एंड वेलोसिटी। व्हाट डिड हाइजनबर्ग सेड? हैव वी डन हाइजनबर्ग्स कांसेप्ट? No, ma'am, we haven't done that. ठीक है, तो हाइजनबर्ग ने क्या बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई साइमल्टेनियसली टू आइडेंटिफाई साइमल्टेनियसली द लोकेशन एंड पोजिशन, द लोकेशन एंड पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, पोजिशन या वेलोसिटी बताने की हमारे पास क्या नहीं है? क्या नहीं है बताइए? इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द लोकेशन, पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि बेसिकली हाइजेनबर्ग कर क्या रहा था? हाइजेनबर्ग ने बोला कि भाई मान लो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है और हाइजेनबर्ग कोशिश करता है कि मैं एक माइक्रोस्कोप से इस इलेक्ट्रॉन को देख लूं। तो मान लो वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास कहाँ है? वो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? अगर ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो होगा क्या बताइए? कि मेरे पास यहाँ पर वी हैव दिस इलेक्ट्रॉन, यस और नो? और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटा पार्टिकल है और वो अपने रास्ते पे चल रहा है। अब हाइजेनबर्ग ने कोशिश क्या करी? उसने कहा देखो ऐसा है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से लाइट जलाता हूँ। क्यों जलाता हूँ? क्योंकि जब हम किसी भी माइक्रोस्कोप से, ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी माइक्रोस्कोप से कोई चीज देखने की कोशिश करते हैं, सो दिस वॉज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो किसी चीज को देखने से पहले हम क्या करते हैं? उसमें एक स्लिट लगाते हैं, ठीक है, एक हम क्या लगाते हैं? एक बनी बनाई स्लिट लगाते हैं और उस पे हम क्या डालते हैं? उस पे हम लाइट डालते हैं। और लाइट डालने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है, बोलो हाँ ना? और जब लाइट डालने के बाद हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसका क्या मतलब है बताइए? कि लाइट डालने के बाद जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका मतलब क्या है? कि लाइट डाली और इस इलेक्ट्रॉन पे जब लाइट गई तो वो टकरा के माइक्रोस्कोप के अंदर जाएगी। तो माइक्रोस्कोप से देखने वाला आदमी अंधेरे में तो देख नहीं पाएगा किसी ऑब्जेक्ट को। तो वो जो लाइट इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के आंखों में जाएगी, उसके थ्रू हमारी आंखों में वो सेंसेशन पैदा होगी कि हाँ जी, इलेक्ट्रॉन इज एट दिस प्लेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट जब जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, जब भी हम बात कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इसका मतलब क्या है? कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली मीन्स व्हाट? कि मैम एक लाइट डालो और इलेक्ट्रॉन उस लाइट के अंदर जब दिखेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन उस लाइट के अंदर दिखेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आंखों के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो मैं कहा ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। तो हाइजेनबर्ग ने ये सोचा। अब लॉजिकली समझना क्या, जब हम लाइट डालते हैं, क्या हमें ये बात समझ आती है कि लाइट इज अ काइंड ऑफ वेव?
लाइट इज अ काइंड ऑफ वेव जिसकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जब लाइट इज अ काइंड ऑफ वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका क्या मतलब है मुझे बताओ कि मैम हर लाइट की एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू, या हम ये बोलते हैं एच सी बाय लैम्डा, जहाँ पे म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है, म्यू इंटू लैम्डा हियर इज गोइंग टू बी सी, विच इज गोइंग टू बी माय स्पीड ऑफ लाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो म्यू हमारे पास कौन है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे स्पीड ऑफ लाइट देता है। आई थिंक वी हैव डिराइव्ड दिस एक्सप्रेशन, यस और नो? तो आप ये चीज समझो कि जब लाइट चल रही है तो लाइट ऑल्सो पोजेसेस सम एनर्जी, लाइट ऑल्सो पोजेसेस सम एनर्जी। और जब लाइट वो एनर्जी पोजेस करता है तो क्या होता है कि जब लाइट उसके ऊपर गिरेगी, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट गिर रही है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट गिर रही है तो क्या होने वाला है बताओ, कि वो लाइट कहाँ चली गई है, बताओ, वो लाइट चली गई है आइस के अंदर। और अगर वो लाइट आइस के अंदर चली गई, तो हम ये सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन तो मुझे किसी एक्स पोजीशन पे देखने को मिला, मान लो ऐसे कि भाई इलेक्ट्रॉन हमें इधर से स्ट्रेट लाइन दूरी अगर मैं बोलूँ 10 सेंटीमीटर पे देखने को मिला। लेकिन आप ये सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से यहाँ चल रहा था, जैसे ही उस पे लाइट पड़ी, उस लाइट एनर्जी को उस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, जैसे ही उस पे लाइट पड़ी, उस लाइट एनर्जी को उस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, सो दैट इलेक्ट्रॉन absorbed that light energy and changed it into what, and changed it into its काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की मान लो स्पीड थी 10 जूल, एनर्जी थी 10 जूल एक सर्टेन वेलोसिटी पे, तो मास तो बदलने नहीं वाला, बताओ, मास तो बदलने नहीं वाला, पर वेलोसिटी बदल सकती है। पर जब लाइट हमने डाला, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एकदम से स्पीड हो गई, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। जैसे ही वो ए पॉइंट पे पहुंचा और ए पॉइंट पे हमने उस पर लाइट डाली, तो इलेक्ट्रॉन तो मुझे दिख गया, पर आप सोचो जिस स्पीड से वो पाथ ए से या पाथ बी से ए डैश पे चल के आ रहा था, जिस स्पीड से वो पाथ बी से वो ए डैश पे चल के आ रहा था, तो वो इधर से चल के आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बताओ? तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, कि जैसे ही वो बी से ए डैश पे पहुंचेगा, ए डैश पे उस पर लाइट गिरेगी, और ए डैश पे उस पर लाइट गिरने का मतलब क्या है मुझे बताओ, कि जब उस पर लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन हमें आंखों में दिखा, पर जैसे ही मैंने लाइट डाली वो ए वाले पोजीशन से घट के फटाक से ए डबल डैश पोजीशन पे आ गया। क्यों डबल डैश पोजीशन पे आ गया बताइए? क्योंकि हमने उसको लाइट डाली, लाइट में एनर्जी थी, वो एनर्जी उसकी एनर्जी में एडअप हो गई, और एनर्जी एडअप होती उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देख पाई, तो अगर मान लो मैं उसको ए पोजीशन पे देख पाई, तो आप ये मुझे बताओ, क्या ए से ए डैश के बीच में उसकी जो वेलोसिटी थी, क्या वो वही थी जो बी से ए डैश के बीच में थी, या ए डैश से ए डबल डैश के बीच की वेलोसिटी उसकी अलग थी, बताओ हाँ, बोलो हाँ। गॉट द Yes, ma'am. राइट, द वेलोसिटी वाज डिफरेंट, एंड व्हेन वेलोसिटी वाज डिफरेंट, इसका मतलब अगर हम पोजीशन देख पाए, तो हम उसकी वेलोसिटी में कहीं ना कहीं कोई एरर आ गया। तो अगर मैं ये पकड़ पाई कि हाँ जी मैंने इसको ए पॉइंट पे देखा, तो ए पॉइंट कितना दूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर बी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मेरा ए पॉइंट है। तो ये अगर मैं पता कर पाई, तो ये पता करते समय मुझे और क्या देखने को मिला बताओ, ये पता करते समय मुझे और क्या देखने को मिला, मुझे ये देखने को मिला, मुझे ये देखने को मिला क्या, कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 सेंटीमीटर की दूरी पे पोजीशन पे मिला, पर उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी में एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरी लाइट एनर्जेटिक थी। देखो, एनर्जेटिक लाइट का मतलब हाई इंटेंसिटी लाइट भी हो सकता है, और हाई इंटेंसिटी लाइट का मतलब ब्राइट ब्राइट लाइट भी हो सकता है। और अगर लाइट ब्राइट है ना, तभी मुझे वो छोटा सा पार्टिकल उसमें दिखेगा। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए व्हाट इज नेसेसरी, कि इलेक्ट्रॉन की लाइट ब्राइट हो या ना हो, बताओ? इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या जरूरी है, कि लाइट ब्राइट हो। अगर आपके कमरे में एक छोटा सा धूल घूम रही है, डस्ट घूम रहा है, तो टू सी द डस्ट पार्टिकल्स, विल यू बी एबल टू सी दोस डस्ट पार्टिकल्स इन डार्कनेस, और विल यू बी एबल टू सी दोस डस्ट पार्टिकल्स इन ब्राइट लाइट, बताइए? हाउ विल यू बी एबल टू सी दोस पार्टिकल्स, विल यू बी एबल टू सी दोस पार्टिकल्स इन ब्राइट लाइट, और विल यू बी एबल टू सी दोस पार्टिकल्स इन ब्राइट डस्ट पार्टिकल्स, बताओ कैसे? In bright light. इन ब्राइट लाइट। तो इसका मतलब ब्राइट लाइट तो डालनी पड़ेगी, और ब्राइट लाइट का मतलब है कि उसकी एनर्जी हाई है। लेकिन अब आप ये सोचो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलूं,
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलूँ, मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यही पार्टिकल, अब मैं चाहती हूँ कि नहीं यार इसकी वेलोसिटी में ना चेंज नहीं आना चाहिए, इसकी वेलोसिटी में एज एक्यूरेट एज पॉसिबल निकालूंगी, इसकी वेलोसिटी में एज एक्यूरेट एज पॉसिबल निकालूंगी। तो अगर इसकी वेलोसिटी में एज एक्यूरेट एज पॉसिबल निकालूंगी, तो ऐसा कब होगा बताओ? ऐसा कब होगा कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा माइक्रो, यहाँ से मैंने लाइट डाली, पर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं थोड़ी डिम लाइट में इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हैं, तो मैंने लाइट थोड़ी सी डिम कर दी। जब मैंने लाइट थोड़ी सी डिम कर दी तो होगा क्या, कि इस पे इलेक्ट्रॉन लाइट टकराएगी और आंखों में जाएगी और मुझे दिख जाएगी। लेकिन पॉइंट इज कि क्योंकि लाइट डिम है, मतलब उसकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम है मतलब उसने इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, वो लाइट इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करी, इस इलेक्ट्रॉन ने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ½ mv², तो मान लो इसकी इनिशियल एनर्जी 10 जूल थी एट पॉइंट ए। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वाज ½ mv² एट पॉइंट ए एंड दैट वाज 10 जूल्स, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? अगर उसकी एनर्जी वाज ½ mv² दैट वाज इक्वल टू 10 जूल्स, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? बोलो। This electron is going to be ½ mv², that's going to be 10 joules. So what does that mean? What does that mean? That when you put light onto it, वो लाइट की एनर्जी 0.001 जूल है, बहुत कम है क्योंकि वो डिम लाइट है ना। तो इतनी कम एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी, इतनी कम एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी, तो कोई खास इंक्रीज आने वाला नहीं है। सो a lot of increase is not expected in the energy, is not expected in the energy of the electron. यस और नो? तो अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज एक्सपेक्टेड नहीं है उसके इलेक्ट्रॉन में, तो इसका मतलब बताइए क्या है? अगर लॉट ऑफ एनर्जी इज नॉट एक्सपेक्टेड इन इट्स एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है बताइए? कि अगर बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेक्टेड ही नहीं है, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज ½ mv² और 10 जूल, क्योंकि डिम लाइट है तो उसकी एनर्जी में इंक्रीज नहीं आया ज्यादा, तो मतलब उसकी वेलोसिटी में भी कोई खास इंक्रीज नहीं आया, क्योंकि उसका मास तो कांस्टेंट है। बोलो हाँ है ना, उसका मास तो कैसा है? कांस्टेंट है। मास तो बदलने वाला है नहीं इलेक्ट्रॉन का। तो हम यहाँ से क्या बोले कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज ½ mv² और उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ गई, सो दैट हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10 जूल्स। बोलो हाँ है ना? Yes, ma'am. सो द आइडिया हियर इज व्हाट, कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इज ½ mv² दैट इज इक्वल टू 10 जूल्स, और डिम लाइट आने से वेलोसिटी बढ़ी नहीं। पर हुआ क्या? हुआ ये कि जब तक मैं उस इलेक्ट्रॉन को देख पाती, क्योंकि डिम लाइट थी, वो इलेक्ट्रॉन ए से ए डैश आ गया, तो वेलोसिटी तो कोई खास चेंज नहीं आया, वेलोसिटी डिड नॉट चेंज मच, velocity did not change much, but its position changed, मतलब उसकी पोजीशन में एरर आ गया। तो बेसिकली ऐसा एक भी केस नहीं बना कि जहां हम इलेक्ट्रॉन को भी एग्जैक्ट पोजीशन में पकड़ लें उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी के साथ। कि इलेक्ट्रॉन को देखना है तो ब्राइट लाइट चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए अगर अपने को ब्राइट लाइट चाहिए, तो हमने कहा ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, ब्राइट लाइट तो मिल जाएगी, बट द आइडिया इज व्हाट, बट द आइडिया इज व्हाट, कि ब्राइट लाइट तो ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज बट द प्रॉब्लम इज ब्राइट लाइट तो ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि उसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हाइजेनबर्ग ने बोला दैट इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट वेलोसिटी एंड एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। It is impossible to identify the exact velocity and exact position of the electron साइमल्टेनियसली, एक साथ हम नहीं बता सकते। और अगर हमने इनको एक साथ बताने की कोशिश करी, एंड इफ वी ट्राई टू
identify these values, if we try to simultaneously identify these values, then definitely there shall be, if we try to identify these values, then definitely there shall be errors in both of them. Definitely there shall be errors in both of them. दोनों में कुछ ना कुछ तो error रहेगा. Alright, there shall definitely be some errors in both of them. तो हमने क्या बोला कि velocity में error कितना है, delta v into delta x, and that is going to be greater than equals to h upon 4 pi. Delta v क्या है, error in velocity. कि भाई जब मैंने इसकी वेलोसिटी नापी तो वो ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं नाप पाए, ओरिजिनल वेलोसिटी से कुछ हट के वेलोसिटी नापी गई, क्योंकि ऑब्वियसली वो वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा थी, और जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रॉन को देखना चाहा वो हमारे को एक्चुअली यहाँ पे देखा, मतलब उसकी पोजिशन में भी कुछ ना कुछ एरर आ गया. सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. तो डेल्टा एन, तो यहाँ से क्या लिखा गया, इसको क्या करा गया इन्होंने, तो इन्होंने बोला डेल्टा पी. तो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल वाज व्हाट, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल वाज डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच ओवर 4 पाई. क्यों ऐसा, डेल्टा क्या है बेटा, डेल्टा पी इज कॉल्ड एज द एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है डेल्टा पी इज बेसिकली डेल्टा मास टाइम्स वेलोसिटी. तो जब हम ये बोलते हैं कि भाई डेल्टा पी का मतलब डेल्टा एम भी होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा को बाहर कर लो तो ये मेरे पास क्या आ गया, एम, है ना. मास में तो कोई एरर आ नहीं सकता, मास में तो एब्सोल्युटली नो एरर. तो डेल्टा पी हियर इज गोइंग टू बी, मास को आगे निकाल दो और ये बन जाएगा कितना, डेल्टा वी. तो डेल्टा पी बिकम्स इक्वल टू, मास में कोई एरर नहीं है, तो चेंज इन मोमेंटम या एरर इन मोमेंटम इज इक्वल टू द एरर इन वेलोसिटी टाइम्स मास. तो इसको तोड़ ले, तो एम डेल्टा वी फ्रॉम हियर into delta x is greater than equals to h by 4 pi. तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो होता है वो या तो इससे सॉल्व होता है या इससे सॉल्व होता है. h by 4 pi मतलब देखो, एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम, इनका प्रोडक्ट हमेशा h by 4 pi से बड़ा रहेगा. आप चाहो तो h की वैल्यू डाल दो, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई की वैल्यू इज 3.14. एम आई राइट और नॉट, यस Yes, वेदांत, आई ma'am. यू अंडरस्टैंडिंग, है ना. तो ये वाली वैल्यू का मतलब है कि मिनिमम इतना एरर तो दोनों के एरर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा ही आएगा. मिनिमम इतना एरर तो दोनों के एरर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा ही आएगा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. सही बात है. तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से देखो. इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास में बनता है, पहला सवाल ये बोलता है जी डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई. तो पहला सवाल इसमें बनता है कि इफ द एरर in velocity and if the error in momentum and position is exactly same, then calculate the error in position. तो आपसे बेसिकली डेल्टा एक्स पूछवा रहा है पहला सवाल. तो आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि जो एरर है मोमेंटम में और जो एरर है पोजीशन में वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ही सेम है, और इन दोनों का एरर का प्रोडक्ट कितना है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट या तो ग्रेटर है या इक्वल है एच बाय 4 पाई के. मतलब इतना एरर तो आएगा ही आएगा दोनों को साथ बताते समय कि इनका प्रोडक्ट मिनिमम एच बाय 4 पाई हो जाए, और ये दोनों वैल्यू सेम है. तो मैंने कहा डेल्टा पी, तो डेल्टा पी को डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर सकती हूँ. तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई. तो ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई. तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच ओवर 4 पाई का अंडर रूट. तो यहां से अंडर रूट ऑफ मोमेंटम पोजिशन का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एच बाई 2 अंडर रूट ऑफ पाई, बिकॉज रूट ऑफ 4 इज 2,
तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 √h/π। और यही मेरा पोजीशन का भी एरर है और यही मेरा मोमेंटम का भी एरर है। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा देते हैं आपको कि अगर मेरा एरर इन मोमेंटम आ गया और अगर एरर इन पोजीशन एग्जैक्टली सेम है तो बताओ व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पोजीशन इन एरर इन पोजीशन। एरर बोल सकते हैं उसको बेटा, या अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, या अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आर सेम। अब की बार मोमेंटम नहीं बोला, तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो यहाँ पे सीन क्या है मुझे बताओ। तो यहाँ पे अपने पास जगह बोल रहा है जी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो यहाँ मुझे क्या बोल रहा है? डेल्टा एक्स हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा वी। तो मेरा फॉर्मूला फिर से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, एक्चुअल फॉर्मूला यही है ना? तो मैंने यहां से क्या किया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, मास टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो यहां से m को बाहर निकाल दो, इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो यहां से आप बताओ, मुझे बोल रहे हैं डेल्टा वी बराबर डेल्टा एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैंने फॉर्मूला बना लिया, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। m कौन है बेटा यहाँ पे? m here is the mass of the electron. M here is going to be what? It is going to be the mass of the electron. तो यहां से ये दोनों बराबर है, तो मेरे लिए क्या बन गया, मुझसे पूछ रहे डेल्टा एक्स निकालो, तो डेल्टा वी को भी डेल्टा एक्स लिख दूं, और डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स है ही, दैट इज ग्रेटर देन h/4 पाई m। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। तो डेल्टा एक्स इज टू बी इक्वल टू h/4 पाई m का पूरे का अंडर रूट। तो डेल्टा एक्स हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू √h/2 इंटू √πm। तो यहां से मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट ऑफ h/πm। दिस इज गोइंग टू बी माय डेल्टा एक्स। अंडरस्टूड द पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी आर सेम फाइंड डेल्टा एक्स। तो दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब इसके बेसिस पर हम ये प्रूव करते हैं दैट प्रूव दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। सवाल मुझे कह रहा है ये प्रूव कर दो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस यूजिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, यूजिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यूजिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको यूज करके ये प्रूव करो। अनसर्टेनिटी मतलब कि श्योरिटी ना होना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस बात की कोई श्योरिटी ना होना, ठीक है, इस बात की कोई श्योरिटी ना होना। तो मुझे बोला गया कि प्रूव कर दो। तो मैंने कहा देखो, अगर ये एटम है और मान लो ये न्यूक्लियस है, तो हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में मिला तो वो इस डायमीटर के बीच में कहीं भी मिल सकता है, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। और इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है, न्यूक्लियस डायमीटर जो होता है इज 10⁻⁻15 मीटर का डायमीटर होता है। और हमें नहीं पता इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, स्पीड की, अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी नहीं पता। आप ये समझो, मुझे न्यूक्लियस का डायमीटर 100% पता है, और मैंने कहा जी देखो, अगर मैंने लाइट इस पर डाली
तो और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहे जा रहा है अगर, तो वो मुझे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, और इसके बाहर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, क्योंकि हम तो कॉन्ट्रडिक्शन ये मान के चल रहे हैं कि लेट अस सपोज द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, तो वो किस डायमीटर रेंज के अंदर मूव कर सकता है? सो इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन दी न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, यस और नो? तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है? कि डेल्टा एक्स इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। इतना ही एरर आ सकता है, क्योंकि ए पॉइंट पे हम देखना चाहते थे, वो एनर्जी एक्वायर करके स्पीड बढ़ा के बी पे भाग गया। तो मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है एक पोजीशन में? तो डेल्टा एक्स इन दी, डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया वो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस के बराबर आ, और वो वैल्यू कितनी है मेरी? 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वो फिक्स वैल्यू होती है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। लेकिन हम इसको 9.109 ना मान के कितना मानते हैं? 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? मुझे यहाँ से मिलेगा, मैंने फिर से फॉर्मूला लगाया, m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? कि मास इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी का एरर मुझे पता नहीं, पर एरर मुझे पोजीशन का पता है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला ओरिजिनली था डेल्टा p इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो यहां से मुझे क्या मिला? कि भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एक्स की वैल्यू इज 1 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी होता है हमारा न्यूक्लियस जो होता है। तो 1 फर्मी इज 10⁻⁻10, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू h/4 पाई। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आगे बचे? इसको सॉल्व करो, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू m इंटू डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा एक्स मेरे पास है 10⁻⁻15 इज गोना बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पॉइंट, हमारे पास वो क्या है? h/4 पाई। h की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻34, और 4 और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो आप ये चीज समझो, मेरे पास आया 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻15 इंटू डेल्टा वी इज 6.67 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻15। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? 6.67 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11, ये तो नंबर्स हो गए। पावर्स ऑफ 10 कितनी बची? 10⁻⁻34 प्लस 31 प्लस 15, और ये मेरा एरर इन द वेलोसिटी का लॉजिक देखना। कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं चल सकती, कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं चल सकती। ध्यान से देखो, इसका पावर कितना आ रहा है? 10 की पावर ये बनेगा -3 प्लस 15, तो -3 प्लस 15 हो जाता है 12। एरर ही कितना आ रहा है? जो भी ये नंबर सॉल्व करके आए, ये नंबर कुछ भी सॉल्व करके आए, पावर ही 10 की पावर 12 आ गई। मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 3 × 10⁻⁸ ही आएगी। और ये 3 × 10⁻⁸ क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। और हमें पता है कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। यहाँ एरर, एरर ही स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है। एरर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, हमारी जो ये अजम्पशन थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिलेगा और न्यूक्लियस का एरर, न्यूक्लियस का डायमीटर ही उसका पोजीशन का एरर है, ये हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया? इसका मतलब फ्रॉम दिस वी प्रूव दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि यहां से हमें ये समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन कैन नेवर स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? ठीक है,
तो इस हीजनबर्ग प्रिंसिपल से हमको ये समझा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कभी भी रह नहीं सकता। एनी डाउट्स इन दिस और नॉट, जस्ट टेल मी। No, ma'am. सॉर्टेड? पक्का? Yes, ma'am. ठीक है। सो दिस इज वन आइडिया दैट वी हैव, दिस इज वन आइडिया दैट वी हैव। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, देखो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी एक क्वेश्चन और देखो कैसे कहता है। क्वेश्चन मुझे कहेगा ठीक है, अब मान लो मुझे क्वेश्चन क्या देता है। क्वेश्चन कहता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, a microscopic particle has a mass of 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg, like an electron। क्वेश्चन कहता है if the uncertainty of the velocity of particle is 2 into 10 raised to power 3 meters per second, what is the minimum uncertainty in its position? What is the minimum uncertainty in its position? तो फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास दे दिया तो मैं मोमेंटम पी, हियर इज माय मोमेंटम, मैं मोमेंटम को ब्रेक कर दूंगी। मुझे पता है एरर इन मोमेंटम इज बेसिकली एरर इन मास इनटू वेलोसिटी का वैल्यू। तो यहाँ से मास में तो एरर आता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी का वैल्यू आ जाएगा एम इंटू डेल्टा वी। तो ये बन जाएगा एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। वैल्यू डाल सकते हैं। मुझसे क्या पूछे, अनसर्टिनिटी इन इट्स पोजिशन बता दो, मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है डेल्टा एक्स बता दो। तो अगर क्वेश्चन मुझसे डेल्टा एक्स पूछ रहा है तो ये कितना वैल्यू है। तो मास तो मेरे पास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। वेलोसिटी कितना है मेरे पास, वेलोसिटी डेल्टा वी। तो वेलोसिटी हियर इज गोइंग टू बी माय डेल्टा वी। एम आई राइट और नॉट? तो Yes, ma'am. वेलोसिटी इज डेल्टा वी, तो इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस इंटू 3। और डेल्टा एक्स मुझे निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और नीचे 4 और इंटू 3.14। इसको हम सॉल्व कर दें तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना, 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा क्या, दिस इज गोइंग टू बी माय डेल्टा एक्स। और नीचे क्या आ रहा है, मास पार्टिकल का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर सेकेंड। सब कुछ सॉल्व कर दो और देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये जो डेल्टा एक्स निकल रहा है वो मिनिमम ही निकल रहा है। कि मिनिमम इतना एरर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स बड़ा है इस वैल्यू से, कि कम से कम इतना एरर तो है ही, उसके ऊपर भी बड़ा हो सकता है डेल्टा एक्स। तुम समझ रहे हो? तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू वॉट एवर दिस कम्स आउट टू बी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, लेट्स सॉल्व द पावर्स ऑफ 10, तो दैट इज -34 प्लस 31 माइनस 3। -31 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, +3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 6.67 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 2। तो लॉजिकली देखो 3.14 को 3 मान लो, इसको 6 मान लो, तो 3 2 जा
ये सॉल्व होके मोटा मोटा 1/2 आ गया, तो ये बन गया मेरे पास 1/4 इंटू 1/9 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है, बोलो हाँ है ना? Yes, ma'am. So this is going to be delta x. So 1/4 here is going to be 0.25 और 1/9 is 0.11, और ये आ जाएगा 10⁻⁻⁶। तो ये वाली जो वैल्यू अपने पास है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 275, 0.0275 इंटू 10⁻⁻⁶। ये वाला जो मेरा आंसर आया है, दिस इज गोइंग टू बी माई मिनिमम एरर। अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. Got this? So this is the idea about Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन देखो और क्या आता है। क्वेश्चन कहता है पार्टिकल, अच्छा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता कहाँ है? ये लगता है हमारा सिर्फ कहाँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ही लगता है ये। ठीक है, ये कहाँ लगता है? सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ही लगता है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पार्टिकल ऑफ मास, लेट्स से मैंने कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दे दिया 1.2 इंटू 10⁻⁻27 kgs is moving with the speed of 3 into 10 raised to power 7 meters per second and has an uncertainty and has an uncertainty of 2% and has an uncertainty of 2%। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? 1.2 into 10⁻⁻27 kg। It is moving with the speed of 3 into 10 raised to power 7 meters per second and has an uncertainty of 2%। ठीक है, has an uncertainty of 2%। तो सवाल इज कि भाई अनसर्टेनिटी ऑफ 2% इन इट्स वेलोसिटी। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स निकालो। अब ये सवाल में क्या है, मास तो दे दिया और मुझे वेलोसिटी दी है। देखो ये ओरिजिनल वेलोसिटी है, तुम समझ रहे हो ये कौन सा क्वेश्चन है? कि पार्टिकल एक पाथ पे चल के आया, यहां तक वो इसी वेलोसिटी से चल रहा था, लेकिन जब उस पर लाइट डाली तो उसकी वेलोसिटी में कुछ तो चेंज आ गया। यस और नो? और जब उसकी वेलोसिटी में जो भी चेंज आया उससे हमें क्या समझ में आया, मुझे बताइए, बताइए। तो उससे हमें क्या समझ आया कि मास इज 1.2 टू 10⁻27, वेलोसिटी इतना है, तो उसकी वेलोसिटी ए से बी तक थोड़ी सी चेंज हो गई। जब उसकी वेलोसिटी ए से बी तक चेंज हो गई तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या है, कि वो एरर कितना था वेलोसिटी में, 2% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, 3 into 10⁻⁷। कहने का मतलब ये डेल्टा भी है। तो जब भी क्वेश्चन मुझे परसेंटेज दे दे तो परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी निकालना होता है। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 5। तो ये हो गया 6 into 10⁵ इज गोइंग टू बी माई डेल्टा वी। So now let's put the formula. What do we have? We have delta P into delta X greater than equals to H over 4 pi। P को हम क्या लिख देंगे? मास को बाहर निकाल दो, डेल्टा V into delta X is greater than equals to H over 4 pi। मास मेरा कौन है बेटा? मास है मेरे पास 1.2 into 10⁻⁻27। डेल्टा V मैंने अब निकाला है, तो 6 into 10⁵। डेल्टा एक्स मुझे निकालना है, वैल्यू ऑफ एच डाल देंगे 6.67 into 10⁻34 अपॉन 4 पाई 3.14। इफ आई हैव ऑल ऑफ दीज वैल्यूज,
इफ आई हैव ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 12 × 10⁻⁻27 एंड दिस वैल्यू। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, कोई दिक्कत इसके ना तो बताइए। No, ma'am. गॉट द पॉइंट? आप देखो यहां से क्या, ठीक है जी। तो यहां से अगर आप चाहो तो डेल्टा एक्स निकाल सकते हो, तो ये वेरिएशंस आती हैं। अब एक और हमारे पास पार्ट आता है विच इज गोइंग टू बी डिफरेंट नोटेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डिफरेंट नोटेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ध्यान सुनो। क्या हमने डी ब्रोगली प्रिंसिपल पढ़ा है? तो हमें पता है लैम्डा डी ब्रोगली इज गोइंग टू बी एच अपॉन एम बी मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली प्रिंसिपल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताइए? Yes, ma'am. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो। तो बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं? हम ये लिख रहे हैं कि मैंने लिखा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डेल्टा टी टाइम से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और टाइम से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। कोई दिक्कत हो रही है? कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी तो वेलोसिटी बन जाता है, क्योंकि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी। तो दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी। अच्छा, मोमेंटम को मैं क्या लिख सकती हूँ? एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी। एम आई राइट और नॉट? तो मेरे पास यहां से क्या बन के निकला? मेरे पास यहां से बन के निकला, ये बन गया एम डेल्टा वी का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू h/4 पाई। यस और नो? क्या बन गया? h/4 पाई। और एक ध्यान रखना, h/4 पाई में h/2 पाई को ये लोग बोलते हैं एच डैश। h/2 पाई को ये लोग बोलते हैं एच डैश। तो कभी कभी क्या बोलते हैं, h/4 पाई को ना ये तोड़ के कैसे लिखते हैं? ये तोड़ के लिखते हैं h/2 × 2 पाई। तो h/2 पाई को एच डैश लिख दिया, तो h'/2 मेरे पास क्या आ जाएगा? ये लिखने का तरीका है। तो कभी कभी h'/2 भी अगर लिखा हुआ है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि h/4 पाई को ही h'/2 बोलते हैं। तो मुझे ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज गोना बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं टू को इधर ले जाऊं तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज गोना बी एम वी स्क्वायर। तो दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2 × काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इज गोइंग टू बी माई एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो एम वी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 × काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। यही तो मोमेंटम है, बोलो। आया ना? तो अगर फॉर Yes, एग्जाम्पल मैं इसको लिखती हूँ तो मैं, मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है? मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है एम इंटू वी स्क्वायर। एम इंटू वी स्क्वायर बेसिकली अगर आप काइनेटिक एनर्जी को देखो तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन मेरे काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पोर्शन मेरे काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, डेल्टा टी इंटू डेल्टा का एनर्जी, error in the energy into error in time is greater than equals to h/4 pi. Are we understanding my point or not? yes, ma'am. ठीक है, तो कभी कभी एक और रिलेशनशिप अगर आपके पास आए कि भाई बताओ क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ यही होता है कि एच अपॉन ये डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई?
या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको भी बोलते हैं कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। आप किस किस को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर काउंट कर सकते हो? ठीक है, किस किस को आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में काउंट कर सकते हो? ये हमारा पार्ट है। वन सेकेंड। ऑलराइट, आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। Yes, ma'am. ठीक है, एक बार अपना चेक करना, मोबाइल चेक करो अपना। जस्ट चेक योर फोन। आर द नोट्स देयर विद यू?